हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं सहसंयोजी बंध। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर हमारा सेकंड है। अगर आप इस सहसंयोजी बंध के बारे में कंप्लीट अगर समझना चाहते हैं तो आप हमारे लेक्चर 1 को देखिए, क्योंकि हर लेक्चर की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है और हर लेक्चर का कनेक्शन पिछले लेक्चर से होता है। इसलिए जो भी कोई स्टूडेंट्स लेक्चर सेकंड अगर पढ़ना चाहता है तो उसको पहले लेक्चर फर्स्ट देखना चाहिए, जिससे उसकी कनेक्टिविटी बने, कंसेप्ट बने और वो सही ढंग से समझ सके। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कोसेल लुईस सिद्धांत और अष्टक नियम के बारे में समझाया था और स्टूडेंट्स मैंने उसमें आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन की इम्पोर्टेंस समझाई थी। आज हम स्टूडेंट्स समझेंगे कि सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, कैसे बनता है, समपरमाणु अणुओं में और विषम परमाणु अणुओं में इसका निर्माण कैसे होता है। इन सभी बातों के बारे में आज की वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। तो करते हैं स्टूडेंट स्टार्ट इस लेसन को, इस वीडियो को। तो सहसंयोजी बंध विद्यार्थियों, सहसंयोजी बंध जो बनता है अधातु परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे के फलस्वरूप बनता है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक वर्ड इसमें याद रखना है, अधातु परमाणु के मध्य। मुख्यतः किसके मध्य बनता है? अधातु परमाणु के मध्य। अधातु परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बंध, सहसंयोजी बंध कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सहसंयोजी बंध कहलाता है। तो बच्चों, परमाणुओं में उपस्थित जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं या हम कहें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन परस्पर परमाणु साझा करेंगे और साझे के फलस्वरूप जो बंध बनेगा उस बंध को हम किस नाम से जानेंगे? सहसंयोजी बंध के नाम से जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, टॉपिक डाल लेंगे पहले, सहसंयोजी बंध। तो इसमें आप लिखना, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे के फलस्वरूप बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इस बंध के निर्माण में परमाणु प्रमुखतया अधातु होती है। प्रमुखतया अधातु होती है। अब बच्चों देखिए, अगर इस बंध के निर्माण में एक जैसे परमाणु अगर भाग लेते हैं तो उनको हम समपरमाणविक अणु कहेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु ये भाग लेते हैं तो इनको विषम परमाणविक अणु कहेंगे। विद्यार्थियों, चूंकि सहसंयोजक बंध बनते हैं, ये 3 प्रकार के बन सकते हैं। सहसंयोजक बंध एकल, द्विबंध व त्रिबंध प्रकार के होते हैं। त्रिबंध प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों टाइप्स के बॉन्ड सहसंयोजक बंध होते हैं।
अब समान प्रकार के परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे के फलस्वरूप बंध बनता है, तो ऐसे अणु को हम समपरमाणविक अणु कहते हैं। समान प्रकार के परमाणु के मध्य साजित इलेक्ट्रॉन युग्म से बनने वाले अणु को समपरमाणविक अणु कहते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? समपरमाणविक अणु कहते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, समपरमाणविक अणु कहते हैं। जैसे बच्चों समपरमाणविक अणु देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे H2 है, Cl2 है, O2 है, N2 है। इसमें एक जैसे परमाणु है बच्चों, एक जैसे परमाणु है। कैसे है एक जैसे परमाणु? तो देखिए आप, एक हाइड्रोजन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन उसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे बच्चों, ऐसे साझा करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, और साझे के बाद में इनके मध्य जो बंध बनता है वो एकल बंध होता है। स्टूडेंट्स, ये कौन सा बंध है? एकल बंध है। अब ये जैसे साझा कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं, तो इनका इस H2 अणु का जो विन्यास है किसके समान हो जाता है? हीलियम के समान इनका विन्यास हो जाता है, उत्कृष्ट गैस के समान इनका विन्यास हो जाता है। यही बात अगर हम क्लोरीन की करें, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था H2 अणु, दूसरे एग्जाम्पल की हम आपसे बात करें Cl2 अणु की, तो Cl2 अणु में क्लोरीन के बाह्यतम कोश में, दोनों क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7-7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए बच्चों, ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन है, ये कुल ये 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजनों के पास है, 7-7। अब स्टूडेंट्स, इस क्लोरीन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट्स, ये एक एक इसको भी दोनों, क्योंकि क्लोरीन एक जैसी है, तो दोनों को साझा करने के एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो देखिए, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे, ऐसे साझा कर लेंगे, और बाकी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनको अनाबंधित इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के नाम से जानते हैं। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य साझा होगा, और साझे के बाद में देखिए आप, ये ऐसे एकल बंध का यह निर्माण हो जाएगा। एकल बंध का निर्माण होने के बाद में यहाँ दो तरह के इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं, जिसको एक को आबंध युग्म और एक को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। यहाँ दो तरह के इलेक्ट्रॉन युग्म का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स इसमें। तो इलेक्ट्रॉन युग्म Cl2 अणु में दो तरह के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन युग्म को स्टूडेंट्स हम आबंध युग्म कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं, आबंध युग्म, और दूसरे का नाम है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में भी याद रखना बहुत जरूरी होता है। एक को हम बॉन्ड पेयर कहते हैं और एक को हम लोन पेयर कहते हैं। मोस्टली जो नेम्स यूज किए जाते हैं यही यूज किए जाते हैं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। यानी कि आप इसको कह सकते हो कि परमाणुओं के जो साजित इलेक्ट्रॉन युग्म है, परमाणु के साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को आबंध युग्म के नाम से जानते हैं। तो साझे में जो इलेक्ट्रॉन
प्रयुक्त हुए हैं जिससे सहसंयोजी बंध का निर्माण हुआ है, तो आप उस युग्म को किस नाम से जानोगे? आबंध युग्म के नाम से जानोगे। तो आप आबंध युग्म की क्या परिभाषा दे सकते हैं, क्या डेफिनेशन बन सकती है बच्चों? परमाणु के साजित इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा सहसंयोजी बंध बनता है तो इसे आबंध युग्म कहते हैं। जबकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? साजित इलेक्ट्रॉन युग्म के अलावा परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म जो सहसंयोजी बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उन्हें अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि इस Cl2 अणु में कितने लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर है, तो स्टूडेंट्स बॉन्ड पेयर तो फिक्स है, एक है, लेकिन प्रत्येक क्लोरीन पर 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। इस बात को आपको समझना होगा। स्टूडेंट्स ये दोनों टाइप्स देखिए, H2 ले चाहे हम Cl2 ले, दोनों में एकल बंध का निर्माण हुआ है, दोनों में एकल बंध का निर्माण हुआ है। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों हमने आपसे कहा कि सहसंयोजक बंध एकल, द्विबंध और त्रिबंध प्रकार के होते हैं। समान प्रकार के परमाणुओं के मध्य साजित इलेक्ट्रॉन युग्म से बनने वाले अणु को हम समपरमाणविक अणु कहते हैं। और ये समपरमाणविक अणु के एग्जाम्पल मैंने H2 और Cl2 को समझाया, और इसमें अभी O2 और N2 को भी आपको समझाना है हमें। स्टूडेंट्स H2 में एक हाइड्रोजन के पास एक एक क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और इससे इनका विन्यास उत्कृष्ट गैस हीलियम के समान हो जाता है और इनसे एकल बंध का निर्माण होता है। यही बात जब हमने Cl2 अणु में समझी, तो Cl2 में क्लोरीन के पास बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों क्लोरीन में 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन धारण करते हैं, जिसमें इनके मध्य एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। लेकिन इनमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म बने हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम आबंध युग्म या साजित इलेक्ट्रॉन युग्म है, जिससे सहसंयोजी बंध बना है। और जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में, सहसंयोजी बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उन्हें हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमको दोनों की डेफिनेशन लिख लेनी है। वे इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि वे साजित इलेक्ट्रॉन युग्म जो सहसंयोजक बंध बनाने में भाग लेते हैं उन्हें आबंध युग्म या बॉन्ड पेयर कहते हैं। और वे इलेक्ट्रॉन युग्म जो सहसंयोजक बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उनको हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सी बात है जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं इन सभी चीज़ों को। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हम आपसे बात करते हैं अगले O2 और N2 की। चलिए बच्चों O2 और N2 की भी हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहले O2 का एग्जाम्पल लेते हैं। O2 अणु थर्ड एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं क्योंकि एक समान अणु की बात चल रही है। तो O2 अणु स्टूडेंट्स, O2 के बारे में आप सब जानते होंगे कि इनके बाह्यतम कोश में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं।
अब देखिए इस ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो बच्चों एक साझा केवल ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का करेंगे। देखिए दोनों ऑक्सीजन साझा केवल कितने इलेक्ट्रॉन का करेंगे? 2-2 इलेक्ट्रॉन का ही साझा करेंगे। तो इस साझे के फलस्वरूप इनमें द्विबंध का निर्माण हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा, दोनों ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो जाएगा और ऐसे इनमें स्टूडेंट्स द्विबंध बन जाता है। स्टूडेंट्स जब भी द्विबंध बनता है तो उसमें 2 अलग अलग बंध बनते हैं जिनकी आप आगे भरपूर चर्चा करेंगे, जिसमें एक बंध सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है। इसकी डिटेल आप आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए अब इसमें अगर आपसे पूछे कि एक ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर है, तो एक ऑक्सीजन पर लोन पेयर के नंबर कितने बच्चों? 2 लोन पेयर है। एक ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, तो दोनों ऑक्सीजन पर टोटल लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्लियर सभी बच्चों को? अगर हम एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें, N2 अणु की बात करते हैं। स्टूडेंट्स N2 अणु में अगर हम डिस्कस करते हैं तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बताइए इसको अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने और इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन करने, तो दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे। तो देखिए बच्चों जब दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉनों का ऐसे साझा करेंगे तो स्वाभाविक है कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे, तो इनके मध्य त्रिबंध का निर्माण हो जाएगा। ऐसे बच्चों ये त्रिबंध का निर्माण हो गया और साथ में ये लोन पेयर बच गया। तो ऐसे त्रिबंध का निर्माण भी हो जाता है स्टूडेंट्स और लोन पेयर भी यहाँ पर बन जाता है। तो दोनों नाइट्रोजन पर एक एक लोन पेयर और दोनों के मध्य त्रिबंध होता है। और स्टूडेंट्स एक त्रिबंध में क्या होता है? एक तो सिग्मा बंध होता है और 2 पाई बंध होते हैं। इसका डिस्कशन भी आप आगे अतिव्यापन में करेंगे। जब हम अतिव्यापन पढ़ाएंगे आपको तब आपको इनमें सिग्मा और पाई बंध की संपूर्ण व्याख्या वहां पर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलना है बेटा, छोटी छोटी चीजों को समझना होगा। क्लियर? क्योंकि इंपॉर्टेंस तभी होती है जब चीजें हमको समझ में आती है। कंसेप्ट हमारे तभी बनेंगे जब आप इन पॉइंट्स को क्लियर समझोगे। तो आप इसको नोट कर लेंगे ना। तो बच्चों ये सभी क्या थे? समपरमाणविक अणु थे। अगर हम ऐसे विषम परमाणविक अणुओं की आपसे चर्चा करें तो देखिए विषम परमाणविक अणुओं के एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं। बहुत सारे विषम परमाणविक अणु हम छोटे से छोटे एग्जाम्पल से आपसे चर्चा करेंगे विषम परमाणविक अणु की। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, विषम परमाणविक अणु। यानी कि वे अणु जिनका निर्माण अलग अलग परमाणुओं से होता है, वे अणु जिनका निर्माण भिन्न भिन्न परमाणुओं के द्वारा होता है, विषम परमाणविक अणु कहलाते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपसे एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मीथेन। स्टूडेंट्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल अमोनिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल H2O। हाइड्रोजन और क्लोरीन का एग्जाम्पल HCl। कार्बन और क्लोरीन का एग्जाम्पल CCl4 और नाइट्रोजन और क्लोरीन का एग्जाम्पल NCl3। फास्फोरस और क्लोरीन का एग्जाम्पल PCl3। ये सब क्या है? ये सब विषम परमाणविक अणु है। ये सब क्या है? विषम परमाणविक अणु है।
स्टूडेंट्स हम इन एग्जाम्पल की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और भी इसमें द्विबंध वाले यौगिक भी ले लेते हैं, जैसे कि C2H4 जिसमें द्विबंध है, C2H2 जिसमें त्रिबंध है, और भी ले लेते हैं जैसे CO2, इसमें भी द्विबंध है। इन सभी एग्जाम्पल्स की हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और इनमें किस तरीके से बंधन हुआ है, लुईस संरचना या लुईस के अनुसार इनमें कैसे सहसंयोजी बंध बना है। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल है मीथेन। स्टूडेंट्स अगर मीथेन की चर्चा करें आपसे, तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और सभी हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे और साझा करने के बाद में देखिए ऐसे साझा हो जाएगा। साझा होने पर कार्बन का भी अष्टक पूर्ण हो जाता है और हाइड्रोजन का विन्यास किसके समान हो जाता है? हाइड्रोजन का विन्यास किसके समान हो जाता है? हीलियम के समान हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये संरचना ऐसे बन जाएगी। ये एकल बंध का एग्जाम्पल बन जाएगा। हम एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, बाकी सब स्ट्रक्चर को आप धीरे धीरे बना लेंगे। जैसे हमने मेथेन का एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर 2 भी लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 समझाते हैं स्टूडेंट्स। अब अमोनिया का भी आप एक एग्जाम्पल देखिए। अमोनिया, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं बच्चों। लेकिन इससे हाइड्रोजन कितने अटैच है? 3 हाइड्रोजन अटैच है और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेंगे, ये साझा कर लिया, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास शेष बच जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फिर भी शेष बच जाता है। तो स्टूडेंट्स ये लोन पेयर का काम करेगा यहाँ पर, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर किसके समझात होगी? एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी अमोनिया। 3 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे और एक लोन पेयर यहाँ पर बन जाएगा। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम जिसमें द्विबंध मिल रहा है। ये तो एकल बंध का एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल नंबर 3 जैसे हम लेते हैं बच्चों C2H4। अब देखिए C2H4 में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 2 कार्बन है और देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन है और इससे कितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है? 4 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ी हुई है। इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेंगे, तो इसने तो ये सहसंयोजी बंध का निर्माण कर लिया। लेकिन अब इस कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये, टोटल कितने में? 6। तो ये इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेंगे और ये संरचना देखिए कैसे बन जाएगी। ये संरचना ऐसे बन जाएगी। ऐसे द्विबंध का निर्माण हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स द्विबंध का निर्माण हो जाएगा। अगर हम आपसे चर्चा करें कि त्रिबंध का निर्माण कैसे होगा, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 C2H2। अब हमारे पास कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐसे है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये इधर से साझा कर लेंगे, तो हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य एकल बंध आ जाएगा। अब कार्बन के पास साझा करने के बावजूद भी 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन त्रिबंध का निर्माण कर देंगे ऐसे, और ये इधर एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण विषम परमाणविक अणुओं में भी हो सकता है। विषम परमाणविक अणुओं में भी हो सकता है, इस तरीके से होता है। तो बच्चों आप इसको ऐसे कैसे नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स हमने समपरमाणविक अणु में, विषम परमाणविक अणु में सहसंयोजी बंध का आपको निर्माण करके समझाया है।
स्टूडेंट्स, अब हम जो सरल अणु हैं उनका लुईस संरचना का निरूपण कैसे करते हैं, लुईस संरचना उनकी कैसे बनाते हैं, तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स सरल अणुओं की लुईस संरचनाएं। सरल अणुओं की लुईस संरचनाएं। विद्यार्थियों, ये सभी काल्पनिक संरचनाएं होती है, काल्पनिक संरचनाएं होती है। इसमें जो भी आपको परमाणु या आयन दिया जाएगा उनके सभी संयोजी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया जाता है, और यदि धनावेश होता है तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन में से जितना धनावेश होता है उसको घटा देते हैं। ऋणावेश होने पर या ऋणायन होने पर जितने ऋणायन होते हैं कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन में उनको जोड़ देते हैं। और पहले एकल बंध का निर्माण किया जाता है, उसके बाद में द्विबंध और त्रिबंध के निर्माण की सोचते हैं। स्टूडेंट्स, इनमें क्या होता है, काल्पनिक संरचनाओं का निर्माण होता है। इन काल्पनिक संरचनाओं के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए, सरल अणुओं की लुईस संरचना है। तो लुईस संरचना बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। लुईस संरचनाएं बनाते समय निम्न नियमों का पालन करें। निम्न नियमों का पालन करें। क्या पालन करें? देखिए, पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है, अणु के केंद्रीय परमाणु व सहयोगी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को जोड़ दे। सबसे पहले तो ऐसे ध्यान रखें, जैसे अगर मीथेन की बात करता हूं, एग्जाम्पल मीथेन लिया मैंने, और मीथेन में कार्बन के पास सही भारितम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन में 1 होता है, लेकिन 4 है, तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। दूसरी बात, धनावेशित आयन के लिए धनावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन घटा दे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, NH4+, नाइट्रोजन में भाइतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन में 4, 5 और 4 9, लेकिन इसमें से आपको 1 घटाना पड़ेगा क्योंकि प्लस है, तो कुल कितने बच गए? 8। अब ऋणावेशित आयन के ऋणावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन जोड़ दे। जैसे बच्चों CO3 है ना, अब कार्बन में 4 थे, एक ऑक्सीजन में 6 होते हैं, तो 3 में कितने हो जाएंगे? 3 × 6, और 2 माइनस है तो साथ में कितना ऐड कर देंगे? +2,
तो 4 और 18 प्लस 2, 18 और 2 20 और 4 24, ये कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन हमको ऐसे प्राप्त हो जाएंगे। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, केंद्रीय परमाणु को मध्य में रखकर अन्य परमाणुओं को आसपास व्यवस्थित करें, यह सामान्यतया न्यूनतम विद्युत ऋणी तत्व होता है, स्टूडेंट्स ये कुछ बातें हैं जो हमको याद रखनी होगी। अभी संरचनाओं में मैं इन सभी बातों को आपको समझाऊंगा, तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ संरचनाओं से आपको समझाएंगे, तब ये बातें समझ में आपको आ जाए। देखिए बच्चों, जिसे मैं आपसे कह रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, फर्स्ट कार्बोनेट CO3 की संरचना, लुईस संरचना, ये आयन है, इसके लुईस संरचना को बनानी है। ठीक, तो स्टूडेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन में से न्यूनतम विद्युत ऋणी परमाणु क्या है, कार्बन है, और बाकी 3 ऑक्सीजन इससे ऐसे अटैच है। ठीक है, ऐसे आप इनकी व्यवस्था कर दीजिए। अब कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 होते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, एक तो ये ऑक्सीजन इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगी, तो इस ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो गया, मतलब इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध बन गया, और ये इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पे रहेगी। अब कार्बन का क्या हाल है वो चेक करें आप, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का साझा ये इस तरफ कर ले, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का साझा इस ऑक्सीजन के साथ ये कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा ऐसे, तो अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बाहर बचे हुए हैं। लेकिन इस ऑक्सीजन का क्या हुआ, बच्चों, इस ऑक्सीजन के पास अभी 7 ही इलेक्ट्रॉन है, और इस कार्बन का क्या हुआ, 2 और 2 4, 2 6, इसके पास भी 7 है, लेकिन अभी एक ऑक्सीजन और बची हुई है, तो ये भी इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर ले। तो चलिए 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लिया इन्होंने इस तरीके से। अब साझा कर लिया तो ये एकल बंध का निर्माण हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास 2 माइनस भी है साथ में, तो अगर इसको माइनस चार्ज प्रोवाइड करवा दे, ऐसे माइनस चार्ज प्रोवाइड करवा दे, तो हम कह सकते हैं कि उस परिस्थिति में ये कार्बोनेट की अनुनादी संरचना बन गई। ये कार्बोनेट की क्या बन गई, अनुनादी संरचना हो जाती है। तो इस तरीके से हम काल्पनिक संरचनाएं यहाँ पर हम बना रहे हैं एक तरीके से, वास्तविक संरचना तो हम इसको पूर्णतः नहीं कह सकते। एग्जाम्पल नंबर 2, में जैसे देखिए, आपसे मैं कहूँ आपसे BF3 की संरचना बनाएंगे, BF3 की, तो बोरोन के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अब देखिए बोरोन और F में से
हमने किसका सिलेक्शन किया केंद्रीय परमाणु में? बोरोन का। कम विद्युत ऋणी तत्व ये होता है, और फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगी? BF3, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। और ऐसे बनने के बाद इस फ्लोरीन पर अभी 3 लोन पेयर बच जाएंगे। सभी फ्लोरीन पर कितने लोन पेयर बच जाएंगे? ऐसे 3 लोन पेयर बच जाएंगे इस फ्लोरीन पर। आगे आपको बात समझ में? तो ऐसे हम BF3 की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और एग्जाम्पल देखिए बच्चों, और लुईस संरचनाएं देखिए। हम बात करते हैं जैसे नाइट्रेट आयन की, NO3- आयन की। ये नाइट्रेट आयन है, ये कार्बोनेट आयन है। तो देखिए इससे नाइट्रेट आयन की संरचना कैसे बनेगी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कम विद्युत ऋणी तत्व नाइट्रोजन होता है। अब इससे 3 ऑक्सीजन ये अटैच है। नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों देखिए, और ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन संयोजित इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी में। ये धीरे धीरे आपको पता चल रहा होगा बच्चों। अब देखिए ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बच्चों अगर ये ऑक्सीजन इसके साथ ये द्विबंध का साझा कर लेते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं, तो यहाँ ऐसे क्या बन जाएगा? द्विबंध का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बन जाए। तो इस नाइट्रोजन की पोजीशन देखो, 4 2 6 6 2 8, लेकिन अब इस ऑक्सीजन के साथ तो कनेक्शन ही नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों लोन पेयर को डोनेट कर सकते हो और उपसह संयोजक बंध बना सकते हो। लेकिन इस ऑक्सीजन पर तो अभी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको क्या चार्ज दे सकते हो? माइनस चार्ज दे सकते हो। इस तरीके से इसकी ये लुईस संरचना बन जाती है, जिसमें ये हमको कैसा नजर आएगा देखिए आप, ये NO, इसके बाद में इसके पास 3 लोन पेयर बचेंगे, माइनस चार्ज आएगा। इसके पास देखिए ये 3 लोन पेयर है ही सही, और यहाँ डबल बॉन्ड, और ये 2 लोन पेयर बचेंगे, ये 2 लोन पेयर बचेंगे। तो इस तरीके से ये NO3- की स्ट्रक्चर बन जाती है बच्चों। तो ये कुछ मैंने काल्पनिक संरचनाएं बनाई हैं। इन काल्पनिक संरचनाओं को आप बना लीजिए और इनकी प्रैक्टिस करिए बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम और अगले वीडियो में लेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद सभी का।